हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएन कवर्ड में। वीकली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में 18 से लेके 24 सितंबर तक की प्रमुख करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इनमें कुछ 10 बड़े टॉपिक हैं और 17 छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। सभी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी यदि आप इन सब की पीडीएफ चाहते हैं तो हमने हाल ही में टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम जीएस अनकवर्ड है। आप टेलीग्राम पे जाके जीएस अनकवर्ड नाम से सर्च करेंगे तो आपके सामने इसी लोगों के साथ चैनल बन के आ जाएगा। उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारी पीडीएफ्स आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह की करंट अफेयर्स बिना टाइम को खर्च किए हुए। पहला है भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन। इसकी घोषणा विश्व धरोहर समिति की 45वें सत्र की मीटिंग में की गई थी। हालांकि इसके लिए प्रयास तो 2010 से चल रहे थे, पर मान्यता अब मिली है। और ये जो स्थल है शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। तो शांति निकेतन पे एक नजर डालते हैं। इसका प्रारंभिक नाम भूपडांगा था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, जिनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, उन्होंने इसे ध्यान के लिए अनुकूल पाया। ध्यान अर्थात मेडिटेशन के लिए इस जगह को अनुकूल पाने के कारण 1863 में इसका नाम बदल के शांति निकेतन कर दिया। तो यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए शांति निकेतन की स्थापना कब हुई, वो 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बाद में यहीं पर देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विद्यालय की स्थापना की और बाद में यही विद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कराने का प्रमुख कारण था यहाँ की संस्कृति, मानवीय मूल्य, वास्तुकला, नगर नियोजन व्यवस्था और यहाँ का जो परिदृश्य डिजाइन है वो हमारी समग्र संस्कृति को समाहित करता है। इससे पहले 2022 में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था। अगला है होयसल मंदिर, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल। इससे पहले जो आपने शांति निकेतन देखा वो 41वां था और होयसल मंदिर समूह 42वां विश्व धरोहर स्थल बना है। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक के वेलूर में स्थित है। इसकी पहले आप इमेज देख लीजिए। ये जो इमेजेस हैं ये होयसल मंदिर समूह की हैं, जिसमें पहला कर्नाटक के वेलूर में चिन्ना केशव मंदिर की है और ये स्टार की आकृति का मंदिर है। इसे आप ऊपर से देखेंगे तो स्टार नजर आएगा, स्टार की आकृति का मंदिर है। दूसरा हलेविड में होयसल मंदिर, इसे हलेविड या हेलविडे भी कहते हैं। वहां का होयसल मंदिर इतना शानदार बना हुआ है। इसके अलावा सोमनाथपुरी का केशव मंदिर, नीचे वाला सोमनाथपुरी का केशव मंदिर है। इन तीनों मंदिरों को अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये तीनों मंदिर समूह भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल बने हैं। ये जो मंदिर आपने देखे ये 12वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाए गए थे। इनकी शैली की बात करें तो ये बेसर शैली के मंदिर हैं, अर्थात ये ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है और ना ही नागर, बल्कि इन्हें हाइब्रिड या बेसर शैली के रूप में जाना जाता है। इनमें जो 3 शब्द हैं इनसे आप परिचित होंगे, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। यदि हम भारत का नक्शा लें तो उसमें उत्तर के जो मंदिर हैं वो नागर शैली के हैं, जबकि दक्षिण के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के हैं। वहीं बीच के जो मंदिर हैं जिनमें दोनों शैलियों अर्थात द्रविड़ और नागर शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं, उनको बेसर शैली कहा जाता है। तो होयसल मंदिर समूह बेसर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो तीनों मंदिर दिखाए गए थे इनके बारे में कुछ बातें, जैसे बेलूर में चेन्ना केशव का जो मंदिर है वो होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था चोल पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में, और ये एक तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं दूसरा जो हेलविडे में होयसलेश्वर मंदिर है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो होयसल शासकों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है और यहाँ भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्य भी शामिल हैं। तीसरा सोमनाथपुर का केशव मंदिर, ये एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों अर्थात जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। तो ये तीनों मंदिर जो भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल बने हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये उनकी इमेज है। अगला है स्टैच्यू ऑफ वननेस। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका अनावरण किया गया और इसके साथ में अद्वैत धाम की आधारशिला भी रखी गई। ये जो स्टैच्यू है वो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है, वहां पर ओंकार पर्वत पर। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस अर्थात एकात्मकता की प्रतिमा या समानता की प्रतिमा नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने
अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनका जन्म केरल के कोच्चि में हुआ था। ये डेट अगर आप नहीं भी ध्यान रखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन ये आ जाता है कि अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे आदि शंकराचार्य ने। ये बहुत बड़े शिव के भक्त थे और इन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत के चारों कोनों पर चारों दिशाओं में मठों की स्थापना कराई थी। और ये जो मठ हैं उनमें उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ की स्थापना कराई, दक्षिण में रामेश्वरम में श्रृंगेरी शारदा मठ की स्थापना कराई, वहीं पूर्व में गोवर्धन मठ उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा पश्चिम में गुजरात के द्वारका धाम में द्वारका मठ या शारदा मठ स्थित है। तो ये चारों मठ भी एग्जाम में पूछ लेता है, आप ध्यान रखेंगे कौन सा कहां पर है। अगला है लेप्टोस्पाइरोसिस। ये एक बीमारी है, दरअसल उड़ीसा में अभी अजीब आफत मची पड़ी है। हालांकि बहुत बड़े स्तर पे नहीं फैला है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। क्योंकि ये बीमारियां नहीं है तो इसको लेके चिंता व्यक्त की जा रही है। एक तो बीमारी स्क्रब टाइफस जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में कर दिया था, और दूसरी अब ये लेप्टोस्पाइरोसिस। स्क्रब टाइफस के बारे में आपको पहले भी बता रखा है कि ये ओरिएंटिया टिशु टिशु गामुशी नामक जीवाणु से होता है। एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके वायरस का नाम ओरिएंटिया टिशु टिशु गामुशी है, और ये संक्रमित लार्वा माइट्स अर्थात जिन्हें चिगर्स भी कहते हैं, घुन या फिर आप इनको पिस्सू भी बोल सकते हैं, उनके काटने से मनुष्यों में फैलता है। दूसरी जो बीमारी है लेप्टोस्पाइरोसिस, ये लेप्टोस्पाइरा नामक एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया के समूह के कारण होता है। दोनों बैक्टीरियल बीमारी हो गई। लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया आमतौर पर संक्रमित जानवरों के यूरिन में पाए जाते हैं, और जब मानव दूषित पानी या दूषित मिट्टी या फिर ऐसे वातावरण के संपर्क में आते हैं तो ये संक्रमण उनको भी हो जाता है। इसके लक्षण भी स्क्रब टाइफस की ही तरह हैं कि ये अचानक तेज बुखार के साथ शुरू होता है और फिर गंभीर सिर दर्द, ठंड का अनुभव होना, मतली आना, उल्टी, पेट में दर्द और मसल्स में दर्द और कमजोरी होने लगती है। अगला है ट्रूनेट टेस्ट। ट्रूनेट टेस्ट को हाल ही में अनुमति दी गई है आईसीएमआर द्वारा, क्योंकि केरल में निपा वायरस का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसकी जांच के लिए ट्रूनेट टेस्ट को अनुमति दी गई है। हालांकि ये एक आपातकालीन अनुमति है और इस तरह की अनुमति पाने वाला ये भारत की पहली परीक्षण किट है। और ये अनुमति कौन प्रदान करता है? भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ट्रूनेट टेस्ट के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना दो प्रमुख कंपनियों ने मिलकर की है, जिनका नाम है मोल बायोडायग्नोस्टिक जो गोवा में स्थित है और दूसरी बिग टेक लैब्स जो बेंगलुरु में स्थित है। कंपनियों के नाम आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में कभी भी, ये पूछ सकता है ये किस तरह का टेस्ट है, तो ये एक रैपिड मॉलिकुलर टेस्ट है। जैसे आपने कोरोना के टाइम सुना था आरटीपीसीआर टेस्ट, ये भी कुछ इसी तरह का टेस्ट है। इसमें वायरस का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान पर चर्चा का कारण यह है कि अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है पजाथोट्टम। पहली बात तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल में स्थित है, केरल के इडुक्की जिले में। तो वहां पर एक स्थान है पजाथोट्टम जहां पर विदेशी प्रजातियां भरी पड़ी थी। फिर सरकार ने पर्यावरण पुनर्स्थापना परियोजना के तहत कुछ प्रयास किए और 50 हेक्टेयर भूमि को जिसमें विदेशी वृक्ष प्रजातियां थी उनको सफलतापूर्वक हरे भरे जंगलों में बदल दिया गया है। ये जो मैप आप देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये यहाँ पर जो रेड सर्कल बना रहा हूं ये अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके आसपास एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो आप देख रहे हैं वो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। पंबाडुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये नीचे जो देख रहे हैं वो पंबाडुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और मथिकेट्टम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान इसके आसपास हैं। केरल में सबसे ज्यादा चर्चा पेरियार की होती है, तो ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। इसके अलावा इडुक्की आपका यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वो यहाँ पर है। तो फिलहाल हम देखते हैं अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक दुर्लभ फूल भी पाया जाता है जिसका नाम है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी फूल की विशेषता यह है कि ये 12 साल में एक बार खिलता है, और इसका खिलना यहाँ के स्थानीय जो आदिवासी समुदाय हैं जिनका नाम है मुथुवन, उनके लिए शुभ होता है। अगला है कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नई पहलें। इनकी घोषणा हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा की गई है, और ये कुछ 3 नई पहलें हैं, जिनमें पहली है किसान ऋण पोर्टल, दूसरी है केसीसी घर घर अभियान, और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम अर्थात विंड्स। तीनों पहलों के बारे में कुछ बातें, जैसे किसान ऋण पोर्टल है,
ये पोर्टल दरअसल एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करेगी, जिसमें किसानों का डेटा, उनको वितरित किए गए लोन की जानकारी और इसके अलावा ब्याज अनुदान और कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं की उपयोग की क्या प्रगति है, उसका डेटा सब इस पोर्टल पे मिल जाएगा। किसान ऋण पोर्टल अर्थात केआरपी का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सेवाओं तक पहुंच में क्रांति लाना है। अगला है घर घर केसीसी अभियान। केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड। ये अभियान 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाला है और इसका उद्देश्य पीएम किसान योजना के उन लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है या फिर केसीसी प्रदान करना है जिनके पास केसीसी नहीं है, अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगला है विंड्स मैनुअल। विंड्स मैनुअल अर्थात वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये एक पहल है जिसमें विभिन्न केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। विभिन्न केंद्र अर्थात जो तालुका, ब्लॉक या ग्राम स्तर पर मौसम विज्ञान केंद्र होते हैं और वर्षा गेज नेटवर्क होते हैं, उन सबको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा चरम मौसमी स्थानीय घटनाएं, उनका डेटा प्लस हाइपर लोकल वेदर डेटा, उन सबको लेके एक मजबूत डेटाबेस बनाया जाएगा। तो ये 3 पहले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं एग्जाम में जरूर, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसान ऋण पोर्टल है और विंड्स मैनुअल है। तो ये दोनों चीजें आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। अगला है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति द्वारा 84 ऐसे कलाकारों को प्रदान किए गए हैं जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो पहली बात तो कि ये 84 लोगों को मिले हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये जितने भी 84 कलाकार हैं ये 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो इन पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची आपको ध्यान नहीं रखनी है, कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनका नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे रघुवीर मलिक और दीनानाथ मिश्रा, इनको हिंदुस्तानी गायन के लिए मिला है। ललिता श्रीनिवासन और विलासिनी देवी कृष्ण पिल्लई, इनको भरतनाट्यम के लिए मिला है। इसके अलावा स्मिता शास्त्री और कुमकुम लाल को, इनको कुचिपुड़ी और उड़ीसा के लिए मिला है क्रमशः, अर्थात स्मिता शास्त्री को कुचिपुड़ी के लिए मिला है, वहीं कुमकुम लाल को ओडिशा नृत्य के लिए मिला है। इसके अलावा झारखंड के महावीर नायक, इनको लोक शैली में संगीत के लिए मिला है। तो ये 3-4 नाम है, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। कि एक राष्ट्रीय सम्मान है जो प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी दिया जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि ये कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि, इसके अलावा ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है। एक ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है, साथ में 1 लाख रुपए की राशि। अगला है एशिया कप 2023। इसका आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया और इसका फाइनल श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ। सबने मैच देखा होगा। ये फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप जीता है, 8वीं बार। और इसी के साथ भारत ने सबसे ज्यादा एशिया कप जीते हैं और इसके बाद श्रीलंकाई टीम दूसरे स्थान पर है। आयोजक स्थल आपको बताया था, श्रीलंका और पाकिस्तान। फाइनल मैच कहाँ हुआ है कोई आवश्यक नहीं है। इस बार की विशेषता ये थी कि नेपाली टीम ने पहली बार एशिया कप में भाग लिया था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज, जिनकी बॉलिंग आपने देखी ही होगी, उनको दिया गया। वहीं पूरा टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव को चुना गया है। इससे पहले 2022 की बात करें तो उसका विजेता श्रीलंका था। अगला है नए विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा। इन पुरस्कारों का अनाउंसमेंट भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए किया गया है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा, करना भी चाहिए। नए पुरस्कार, नए युवा पुरस्कार लॉन्च करने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में और प्रोत्साहन मिल सके। तो 4 नए श्रेणी के पुरस्कारों का अनाउंसमेंट किया गया है, जिनमें पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार, दूसरा है विज्ञान श्री पुरस्कार, तीसरा है युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। तो हर वर्ष 3 विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, 25 विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और 25 ही विज्ञान युवा शांति भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और जबकि 3 विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष 11 मई को की जाएगी और ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अर्थात 23 अगस्त को प्रदान किए जाया करेंगे। घोषणा 11 मई को हो जाएगी, जिस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इनको प्रदान किया जाएगा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर। क्या है ये पुरस्कार?
विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पूरे जीवन की उपलब्धियों और योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये लाइन बिल्कुल रटने वाली। दूसरा है विज्ञान श्री पुरस्कार। विज्ञान श्री पुरस्कार साइंस टेक के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। विशिष्ट योगदान के लिए। विज्ञान टीम पुरस्कार जो है वो एक टीम को दिया जाएगा जिन्होंने साइंस टेक में किसी भी क्षेत्र में एक टीम के रूप में कार्य करते हुए असाधारण योगदान दिया हो। वहीं विज्ञान युवा शांति भटनागर पुरस्कार, ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को दिया जाएगा लेकिन 45 वर्ष की आयु तक। अगला है, क्या पीआईयू इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे? तो हाँ, बिल्कुल होंगे, लेकिन विज्ञान रत्न पुरस्कार केवल एक ही पीआईयू को दिया जाएगा। पीआईयू अर्थात पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, जिनका ओरिजिन तो इंडिया का हो पर वो भारत में नहीं रह रहे हो, जिन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं वो। विज्ञान श्री पुरस्कार और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इन दोनों के लिए 3-3 पीआईयू का चयन किया जाएगा। वहीं विज्ञान टीम पुरस्कार किसी भी पीआईयू को प्रदान नहीं किया जाएगा। तो विज्ञान टीम पुरस्कार के लिए पीआईयू एलिजिबल नहीं है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। पहला है रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर। इस तरह का पहला चार्टर बनाया गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा, जो रोगियों की सुरक्षा पर केंद्रित होगा, जिसमें रोगियों के मूल अधिकारों को रेखांकित किया गया है। अगला है ईरान में ड्रेस कोड। ईरान ने एक अजीब सा विधेयक पारित किया है जिसमें ईरान की महिलाएं यदि हिजाब या फिर इस्लामिक ड्रेस नहीं पहनती हैं तो उनको 10 साल तक की जेल होगी। ये बड़ा ही अजीब गरीब नियम है। अगला है एशियाई खेल। ये खेल चीन के हांगझू में शुरू होने वाले हैं और इनमें दिक्कत क्या हुई है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से मना कर दिया है। भारतीय वुशु खिलाड़ियों को। इस कारण केंद्रीय खेल मंत्री जो चीन का दौरा करने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा भी रद्द कर दिया। तो फिलहाल ये खेलों का आयोजन हो रहा है, इनका परिणाम देखेंगे बाद में क्या होगा। पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी, ये भारत में इस तरह का पहला प्रयास है दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। इन्होंने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए एक स्पेशल ओपीडी की व्यवस्था की है। तो ध्यान रखेंगे, पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। अगला है मोबाइल वैन कार्यक्रम। ये हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग का प्रयास है। इन्होंने जैविक कृषि या प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और ये प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का एक हिस्सा है। तो मोबाइल वैन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश। अगला है नारगोनो काराबाख। ये एक जगह है, मैप में आप देख रहे होंगे, ये जो हिस्सा है ये नारगोनो काराबाख है और ये दरअसल अजरबैजान का हिस्सा है। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ अर्मेनिया समर्थित लोग भी रहते हैं, ये अर्मेनिया है। तो हुआ क्या है, अजरबैजान ने अर्मेनिया समर्थित उन क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान को शुरू किया है, तो इसीलिए ये क्षेत्र चर्चा में आया। डिस्प्यूटेड है, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है। अगला है विभव। ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है विभव। विभव है क्या, ये दरअसल एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है और इसे पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। तो इतना ध्यान रखना जरूरी है कि विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। जैसे फिल्मों में आपने माइंस सुनी होंगी, लैंड माइंस, ये कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन लैंड माइंस डीएक्टिवेट नहीं होती हैं, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा 120 दिन बाद। अगला है भारत और कनाडा। इस पे चर्चा विस्तार से कभी बाद में करेंगे, फिलहाल इतना जान लेते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसका कारण है एक खालिस्तानी समर्थक व्यक्ति हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर, इसकी मृत्यु हो गई है कनाडा में और कनाडा की सरकार इसके लिए भारत को दोष दे रही है। तो इसीलिए भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध बिगड़ने लगे। फिर बाद में होता क्या है, कनाडा ने भारतीय दूतावास को वहां से निष्कासित कर दिया और इसके बदले में टिट फॉर टैट जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए भारत ने भी कनाडाई डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर देश खाली करने का आदेश दिया। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे और गतिविधियां बढ़ रही हैं। फिलहाल इतना आप अभी के लिए ध्यान रखिए। अगला है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स एक समुद्री बहुपक्षीय अभियान है जो सिंगापुर और इंडिया के मध्य होता है। सिम्बैक्स की फुल फॉर्म ही यही है, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, बी फॉर बायलैटरल और ई एक्स फॉर एक्सरसाइज, अर्थात सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इसका आयोजन सिंगापुर में होगा और इसमें भारत की तरफ से भाग लेंगे भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कवारत्ती। इसके अलावा एक पनडुब्बी भी है, आईएनएस सिंधु केसरी। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021, ये रिपोर्ट हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट को बनाने में दिल्ली स्थित एक शोध संस्थान है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है।
इसमें भारत की रैंक एक स्थान नीचे गिर गई है और जहां हम पिछले साल 86वें स्थान पे थे, वहीं इस साल अर्थात 2023 में 87वें स्थान पे आ गए हैं। इसमें पहले स्थान पे अर्थात शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है और वहीं आखिरी स्थान पे वेनेजुएला अभी तक बना हुआ है। संविधान सदन। नए संसद भवन में काम शुरू होने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुराने संसद भवन का नाम बदलकर अब संविधान सदन रख दिया है। तो अब पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम से जाना जाएगा। अगला है ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी राजस्थान की कोटा बनी है। अगला है व्यापारी कल्याण दिवस। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ष 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाएगी। अगला है बुकर पुरस्कार 2023। ये एक उपन्यास है वेस्टर्न लेन, इसको प्रदान किया गया है और ये उपन्यास की रचयिता है चेतना मारू। चेतना मारू जो दरअसल भारतीय मूल की हैं। इससे पहले 2022 का जो पुरस्कार था वो श्रीलंकाई लेखक सेहन करुणा तालिका को प्रदान किया गया था, उनके एक उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ द माली अल्मीडा को। अगला है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण स्थल। लखनऊ में इनका निर्माण किया जाएगा। पूरी तरह से स्वदेशी रूप में बनाया जाएगा। नट बोल्ट से लेके पूरी मिसाइल तक बनाने का काम लखनऊ में ही होगा। अगला है P7 हैप्पी ड्रॉप पैरासूट सिस्टम। इसका विकास डीआरडीओ ने किया है और ये IL-76 विमान से 60 टन वजन तक के सैन्य भार को आराम से ड्रॉप कर सकता है। तो ये कुछ इस तरह का होगा और ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है अर्थात मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। अगला है नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड्स 2023। ये पुरस्कार डॉक्टर हैं भारत की एक स्वाति नायक, उनको प्रदान किया गया है और ये जो स्वाति नायक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की एक वैज्ञानिक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सप्ताह की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।